एक छोटा सा देश लेकिन बहुत ही खुशहाल जो कभी गुलाम नहीं हुआ है, यानी कभी भी किसी ने इसे अपने अंडर में नहीं रखा। प्रकृति की वादियों से भरा हुआ ये देश सुंदरता के साथ साथ धरती पर स्वर्ग की तरह दिखता है। हिमालय की गोद में बैठा ये देश नेपाल है, जो भारत का तो पड़ोसी है ही। इसके अलावा भारत की कैपिटल दिल्ली से भी 600 किलोमीटर दूर है। यही नहीं, यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रकृति से भरे नेपाल का इतिहास बहुत सुनहरा है। गोरखाओं की भूमि कहा जाने वाला नेपाल की दुनिया में एक पहचान है। आज के इस वीडियो में हम आपको नेपाल के इतिहास से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। नेपाल के इतिहास को जानने से पहले हम आपको इसकी कुछ अनोखी बातों से रूबरू करा दें। हिमालय में बसा ये देश वैसे तो कई तरह की विरासत अपने में बसाए हुए हैं। अगर इस देश के नाम की बात करें तो कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म के वैदिक किताबों से लिया गया है। नेपाल को गौतम बुद्ध की जन्मस्थली भी कहा जाता है, क्योंकि नेपाल के लुम्बिनी में बौद्ध धर्म के लीडर का निवास स्थान था। यही नहीं, पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में अपनी ताकत और हुनर से लोहा मनवाने वाले सैनिक, जिन्हें गोरखा कहा जाता है, आज भी इनकी ताकत का लोहा माना जाता है। दुनिया में दो देश हैं जिसके आर्मी में गोरखाओं की भर्ती की जाती है, जिसमें भारत और ब्रिटेन आता है। अगर इस दुनिया में हिंदू धर्म के लोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू भारत में पाए जाते हैं। इसके बाद नेपाल का नाम आता है, जहां 81% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानती है। इसके अलावा अगर नेपाल के दूसरे धर्मों की बात करें तो उसमें मुस्लिम, तिब्बतियन बौद्ध, किरोंतस और क्रिश्चियन आते हैं। खूबसूरती के मामले में ये देश किसी से कम नहीं है। यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और पक्षी पाए जाते हैं। नेपाल में दुनिया के 8% से भी ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रजाति के होते हैं। पूरी दुनिया के बर्ड्स प्रेमी इस देश के पक्षियों को देखने आते हैं। अगर हम नेपाल की जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो ये आकार में टेढ़ा मेढ़ा फैला हुआ है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर के करीब है और इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है। वैसे इसके एरिया को देखा जाए तो ये 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है और इसका एरिया 3 भागों में बटा हुआ है, जिसे पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एरिया में ये दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है और अगर इनकी जनसंख्या की बात की जाए तो ये वर्ल्ड में 41वें नंबर पर आता है। वैसे नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ के करीब है और यहाँ पर नेपाली बोली जाती है। इसके अलावा इस देश के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल के नए संविधान के हिसाब से नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है और इन 7 राज्यों में कुल मिलाकर 77 जिले हैं। वैसे इस देश की राजधानी काठमांडू है। इस देश में कई तरह के कल्चर हैं, लेकिन भारत और तिब्बत का कल्चर यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है। यही नहीं, इस देश में कल्चर के अलावा भाषाओं में भी डिफरेंट है। इसकी सबसे मेन भाषा नेपाली है। इसके अलावा इस देश में 6 और भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें गुरुंग, तमांग, नेपा भाषा नेवा, गोरखाल, किराती और मगर है। ये तो रही नेपाल के उन तथ्यों की बात। अब हम आपको नेपाल के इतिहास के दर्शन कराते हैं। इतिहास में दर्ज किया गया है कि नेपाल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक का हिस्सा हुआ करता था। भारतवर्ष के राजा अशोक का साम्राज्य जब उफान पर था तो नेपाल भी इससे अछूता न रहा और अशोक के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। समय बीतता गया। अशोक के अधिकार के बाद गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने भी नेपाल पर अपना अधिकार कर लिया। ये क्रम यही नहीं रुका। 7वीं शताब्दी में तिब्बत ने नेपाल की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया। इन आक्रमणों से नेपाल को असहनीय पीड़ा हुई और ये पीड़ा तब और बढ़ गई जब इन शक्तियों के देश से जाने के बाद नेपाल में गृह युद्ध शुरू हो गया और ये आंतरिक कलह लगभग 4 साल तक चला। इसके बाद 11वीं शताब्दी में ठाकुरी वंश के राजाओं ने इस पर अपना प्रभाव जमा लिया। ये यही नहीं रुका। इसके बाद इस पर मल्ल राजाओं का अधिकार हो गया और इन राजाओं में सबसे फेमस राजा यक्ष मल्ल ने 1428 बीसी से लेकर 1475 बीसी तक शासन किया। इसके बाद मरने से पहले यक्ष मल्ल ने अपने राज्य का बंटवारा अपने बेटे और बेटी में कर दिया। इसके बाद तो नेपाल 2 भागों में बढ़ गया, जो काठमांडू और भक्तपुर के नाम से जाने जाते थे और यहीं से शुरू हुई इनके बीच लड़ाई और इस लड़ाई का अंत किया गोरखाओं ने, जो हिमालय के पश्चिम में बसे थे। इन्होंने 2 राज्यों के बीच लड़ाई का फायदा उठाकर 1768 में नेपाल
नेपाल पर अधिकार कर लिया। इन गोरखाओं का नाम इतिहास में दर्ज है। इनकी वीरता के चर्चे पूरे दुनिया में होते हैं। उसी समय से नेपाल गोरखाओं के हाथ में आ गया और इन गोरखाओं ने अपनी सेना को मजबूत किया और नेपाल के पूरे बॉर्डर पर तैनात कर दिया। इसके साथ ही नेपाल की दक्षिण सीमा को भारत तक बढ़ा दिया और इसका परिणाम हुआ कि नेपाल और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बता दें, उस समय भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सुगौली की संधि हुई। इस संधि के तहत नेपाल को उसके कुछ भाग को अंग्रेजों को देना तय हुआ और इसके बाद अंग्रेजों का उन क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। इस संधि के तहत अंग्रेजों को कुछ हद तक नेपाल की विदेश नीति पर भी अधिकार हो गया। इस तरह नेपाल कई सालों तक अपने देश को चलाता रहा। बात 1951 से 1960 के बीच की है, जब इस देश के राजा महेंद्र ने नेपाल में पंचायत प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के कुछ सालों बाद इस देश में कई राजनीतिक पार्टियां धरातल पर आ गई और इसी वक्त यानी 1990 में राजा महेंद्र के बेटे वीरेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया। इसी समय एक ऐसे उग्रवादी संगठन जिसका नाम नेपाली कम्युनिटी उग्रवादी संगठन का उदय हुआ, जिसका 10 साल तक नेपाल को सामना करना पड़ा। इसके बाद तो यानी 2008 में नेपाल से राजशाही शासन को लगभग खत्म कर दिया गया। कई सारी राजनीतिक उथल पुथल के बाद आखिरकार 2015 में नेपाल ने एक दूसरी डेमोक्रेसी को शुरू करने का फरमान जारी किया और अब देश को संविधान के हिसाब से चलाने का भी प्रण लिया गया। इसी काम को पूरा करने के लिए नेपाल के मेन लीडर ने मिलकर संविधान का निर्माण किया और 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। इस संविधान के लागू होने के बाद आपको बता दें कि ये पहली बार था कि इस संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज किया गया, जिसका मतलब है इस देश का कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ पर हर धर्म के लोग रह सकते हैं। इससे पहले यानी संविधान के बनने से पहले नेपाल में हिंदू धर्म था और इसे माना जाता था। आज भी नेपाल में हिंदू कम्युनिटी रहती है। नेपाल के ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ पर संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था। नेपाल के इतिहास में महाभारत का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि नेपाल के राजा को हराकर कर्ण ने नेपाल को जीत लिया और हिमालय से नीचे उतरकर पूर्व की तरफ बढ़ा। इस बात से पता चलता है कि नेपाल अतीत में भारत का हिस्सा था। नेपाल में कई सालों तक नॉन आर्यन जातियों का राज्य रहा। एक लेख के अनुसार मिडिवल पीरियड में राजस्थान के मेवाड़ साम्राज्य पर जब मुसलमानों की सत्ता काबिज हो गई तो वो लोग भागकर नेपाल पहुंचे और वहीं पर अपनी शरण स्थली बनाई। कहा जाता है कि नेपाल को अंग्रेजों के अलावा कभी कोई आंख क्यों दिखा नहीं पाया, तो इसका सीधा सा जवाब है नेपाल के विस्तारवादी नीति और गोरखा रेजिमेंट। नेपाल से युद्ध के बाद अंग्रेजों को भी गोरखा रेजिमेंट्स की ताकत का आभास हो गया था। नेपाल की कमाई के जरिए को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खेती की जाती है। ये खेती नेपाल के 18% भूभाग पर की जाती थी और इससे कमाई भी होती है। इसके अलावा नेपाल में तो टूरिज्म का खजाना है। एक से बढ़कर एक नेपाल में टूरिस्ट प्लेस है, जिससे नेपाल के खजाने में ग्रोथ होती है। 2015 में इस देश में संविधान के लागू होने के 3 साल बाद यानी 2018 में नेपाल की जीडीपी 28.8 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई थी। इस देश की ग्रोथ रेट साल 2018 में जहां 3% थी, वहीं 2019 में 7.1% हो गई। इसे दुनिया के सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी में से एक माना जाता है। दोस्तों, कुछ बातें भारत और नेपाल के रिलेशन के बारे में भी जान ले। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। हिंदू और बौद्ध धर्म के स्थलों में दोनों देश भागीदारी करते हैं। यही नहीं, भारत के एक हिस्से के लोग जो नेपाल के बॉर्डर से जुड़ते हैं, इन लोगों का परिवार या रिश्तेदार एक दूसरे के देश में रहते हैं। अगर विदेश नीति की बात करें तो भारत नेपाल को विदेश नीति में तो सहयोग करता ही है, इसके अलावा उसकी सुरक्षा भी करता है और उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसका जीता जागता सबूत नेपाल का इतिहास है। यही नहीं, भारत उसकी हर परेशानी में खड़ा रहता है। खाने पीने से लेकर दवाई तक भारत कम कीमत में नेपाल पहुंचाता है। इसके अलावा आपदा के संकट में तो वो हर संभव मदद करता है। दोस्तों, नेपाल के बारे में ये बातें क्या आप जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें।